तो शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ। ये वो खबर है जो आपके बेहद काम की है। देखिए, अगर आप जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं या जाने की तैयारी में हैं, तो इस खबर को जरूर ध्यान से देखिए, सुनिए, क्योंकि अब आप जम्मू से सिर्फ 10 मिनटों में माता के दरबार में पहुंच सकते हैं। जबकि देखिए, शुभ समाचार ये भी है कि इसी शनिवार यानी 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इस बार तीर्थ यात्रियों के पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूटने की पूरी उम्मीद है। यात्रियों की बढ़ती संख्या के हिसाब से प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं। कमर कस ली। पुलिस और सेना के जवान श्रद्धालुओं की चाक चौबंदी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। वहीं तीसरी खबर भी देख लीजिए। रामनगरी अयोध्या से गुड न्यूज निकल कर आई है। अयोध्या में अब एक भव्य संग्रहालय बनाने की तैयारी है। ये म्यूजियम जो है अपने आप में एक अनूठा होगा, जिसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से 25 करोड़ जमीन दी जाएगी। यह जमीन अयोध्या में राम की पैड़ी से गुप्तार घाट के पास दी जाएगी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का तेजी से विकास हो रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या में अब एक भव्य संग्रहालय का निर्माण होगा। मंगलवार को यूपी की योगी कैबिनेट की हुई बैठक में भारतीय मंदिर संग्रहालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। टाटा सन्स ने केंद्र सरकार के माध्यम से इस परियोजना का प्रस्ताव रखा था। अब अयोध्या में 650 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत टाटा सन्स इस संग्रहालय का निर्माण कराएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से 25 एकड़ जमीन दी जाएगी। ये जमीन 90 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी जाएगी। योगी कैबिनेट ने रामनगरी में दूसरे विकास कार्यों के लिए कंपनी के 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मंदिर संग्रहालय के निर्माण के लिए अयोध्या में राम की पैड़ी से गुप्तार घाट के पास जमीन दी जाएगी। पर्यटन विभाग के मुताबिक संग्रहालय में मंदिर का पूरा स्वरूप, दर्शन, पौराणिक काल में उसकी संकल्पना, पूजा क्या है, मंदिर कैसे बना, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी होगी। साथ ही विश्व भर में मंदिरों के आकार प्रकार, उनके आधुनिक स्वरूप को भी दिखाया जाएगा। मंदिर संग्रहालय में भारतीय संस्कृति के उद्गम से लेकर आधुनिक संस्कृति तक के बारे में एक जगह पर जानकारी मिल सकेगी। इसमें वेद, रामायण, मंदिर पूजा पद्धति से जुड़ी प्रामाणिक चीजें, उनके उद्भव, संस्कृति, इसके लाभ, सबके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। इसमें जहां पौराणिक जानकारी होगी, वहीं उनका आधुनिक संस्करण भी होगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक मंदिर संग्रहालय के निर्माण में न सिर्फ अयोध्या बल्कि राज्य के दूसरे स्थलों पर भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राजस्व और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में राम मंदिर की छत से पानी टपकने की खबर भी सामने आई। अब इस पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति ने जांच के बाद सफाई दी है। समिति का कहना है कि अभी मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है। जो पानी टपकने की घटना हुई वो बिजली के पाइप की वजह से हुई। समिति ने भरोसा दिया है कि मंदिर निर्माण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। अच्छी क्वालिटी का निर्माण कार्य होगा और सभी दिक्कतें निर्माण कार्य पूरा होने पर दूर हो जाएंगी। रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को 6 महीने अभी नहीं हुए हैं, लेकिन पहले ही बारिश में राम मंदिर के छत टपकने की खबर ने सबको बेचैन कर दिया। छत टपकने का दावा भी किया मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने। मंदिर बन गए हैं जहां रामलला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। चूंकि अयोध्या के श्री राम मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, तो इस पर घमासान तो मचना ही था, मचा भी। लेकिन फौरन श्री राम मंदिर निर्माण समिति सामने आई और वजह बताई। वाटर प्रूफिंग चल रही है, ऊपर वायरिंग का काम भी चल रहा है।
पाइपलाइन लगी रहती है, मैकेनिक्स कुछ कहीं काम पूरा आधा करके जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब बारिश होती है कहीं से थोड़ा पानी आ सकता है, और जो वायरिंग होती है वो खंबे हैं उसके आसपास ही होगा। पानी टपकने की व्यवस्था नहीं है, वो बंद रहेगा। पानी निकासी की कोई व्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं। ऊपर भी छत पड़ रही है, प्रथम मंजिल की छत पड़ने के बाद नीचे सारी चीजें वाटर प्रूफिंग के बाद कुछ नहीं रहेगा। श्री राम मंदिर प्रशासन की तरफ से पानी टपकने को लेकर सफाई तो आ गई, लेकिन हम इस बात को समझना चाहते थे कि आखिर निर्माण में कहाँ कमी रह गई कि ऐसे हालात उत्पन्न हो गए और राम भक्तों में थोड़ी सी ही सही लेकिन मायूसी देखने को मिली। तो हमने बात की एक आर्किटेक्ट से, तो उन्होंने मंदिर में पानी आने की तत्कालिक वजह बताई। आर्किटेक्चर में हम देखते हैं इस तरह से समझा जा सकता है, तो इसमें आपने इस चीज को बताया है, थोड़ा हमको समझा कर बताइए। जी, जब बिल्डिंग बन के तैयार होती है तो उसमें उसके ऊपर की जो टेरेस होती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें वाटर प्रूफिंग की जाती है, उसमें स्लोप बनाया जाता है जिससे पानी कहीं इकट्ठा न हो। और किसी भी बिल्डिंग में, चाहे वो मंदिर हो या कोई बिल्डिंग हो, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर पानी कहीं रुक गया तो फिर पानी वो सीप करता है, सीपेज होती है उससे। तो पहला सिद्धांत यह है कि छत के ऊपर पानी रुकना नहीं चाहिए। जब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो कई बार आरसीसी बनने का तो सरफेस उतनी उसकी स्मूथ नहीं होती है, स्लोप बाद में बनाते हैं, वाटर प्रूफिंग करते हैं, स्लोप बाद में बनाते हैं। इस केस में अभी छत पड़ गई है, संभवतः छत के ऊपर के ट्रीटमेंट अभी नहीं हुए हैं। तो इधर अभी आपने इस केस दिखाया कि क्या होता है जब इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, प्रॉपर स्लोप नहीं बना है, तो कहीं कोनों पर पानी इकट्ठा होना शुरू होता है और ये पानी फिर दीवार के अंदर से सीप करता हुआ अंदर आ जाता है और यहाँ पर फिर ये सीपेज के रूप में दिखाई पड़ता है। मंदिर पूरी तरह बनने के बाद भी पानी आ सकता है अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती गई हो। बिल्डिंग आधी बनी है तो हो सकता है कुछ कमरों की छत पड़ी हो, कुछ की न पड़ी हो, किसी कमरे के सामने वरांडा बनना हो, अभी न बना हो, तो जो पानी वरांडे तक आ सकता था वो फिर अंदर वाले कमरों तक आने लगता है। यहाँ राम मंदिर में भी जो गर्भगृह के सामने जो हॉल है उसके ऊपर अभी छत नहीं बनी है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर बड़ी बड़ी मेहराबें बनी हैं। तो कई बार बौछार का भी पानी इतना ज़्यादा होता है कि अंदर आके इकट्ठा हो जाए और लगता है कि पानी पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो बनती हुई बिल्डिंग के अंदर पानी आने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये वाला हो सकता है कि धार के साथ पानी आए, दूसरा हो सकता है कि कहीं से रिसाव या सीपेज करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी आए, वो फिर टपक। यही नहीं, मंदिर के गर्भगृह से पानी न निकलने को लेकर जो अफवाह फैली थी उस पर भी सफाई दी गई। भगवान का जो स्नान होता है, श्रृंगार होता है, वही जल होता है। तो अनेक जो साधु संत थे उनकी यह राय थी कि इस पानी को आप एक कुंड में एकत्रित करें और कुंड में एकत्रित कर लें, जैसे लोगों को लेना है, जल लेना है तो वो स्नान का जल भी लेते हैं। तो वो कुंड निर्माण के पास बना हुआ है, उस कुंड में वहाँ से पानी जो है वो एब्जॉर्ब करके और उसको फिर निचोड़ के वहाँ पे रख दिया जाता है। इस बीच राम मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी और मंदिर बनाने वाली L&T कंपनी का कहना है कि निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है, उच्च स्तर का काम हो रहा है। बस एक बार मंदिर का काम पूरा हो जाए तो ऐसी दिक्कत दोबारा नहीं होगी। लखनऊ से शिल्पी सेन और अयोध्या से वनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आने वाला शनिवार बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसी शनिवार यानी 29 जून को अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। उस बीच पुलिस, पैरामिलिट्री स्टाफ और सेना से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। दूसरी तरफ लंगर पार्टियां अपने अपने पड़ावों पर पहुंच चुकी हैं। ये लंगर पार्टियां यात्रा पर पहुंचे लोगों के लिए खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान इस बार तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं में पहले के वर्षों के मुकाबले काफी बढ़ोतरी की गई है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा के मार्ग को पहले के मुकाबले काफी चौड़ा कर दिया गया है।
और सड़क किनारे फेंसिंग भी मजबूत कर दी गई है। इससे श्रद्धालुओं के लिए चढ़ाई न सिर्फ थोड़ी आसान हो जाएगी बल्कि पहले के मुकाबले काफी सुरक्षित भी हो जाएगी। पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, बीआरओ ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सके। यात्रा के दौरान किसी श्रद्धालु को अगर कोई हेल्थ इश्यू होता है तो उसके निराकरण के लिए स्वास्थ्य सेवा की भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने मंगलवार को बालटाल बेस कैंप पर डीआरडीओ के 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा एडवांस ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की गई है। इस साल तीर्थयात्रियों की तादाद 5 लाख को पार करने की उम्मीद है। हालांकि सुविधाएं मुहैया कराने से ज्यादा बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है। श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद सुरक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पिछले एक पखवाड़े से युद्ध स्तर की तैयारियों में जुटा है। यात्रा के लिए ना हमने बेसिकली जो इंतजाम किए हैं उसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और कट ऑफ टाइमिंग्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम इंश्योर करेंगे ताकि यात्रा का जो फ्लो रहे आपका जम्मू से कश्मीर की तरफ और कश्मीर से जम्मू की तरफ वो एक काफी स्मूथ तरीके से हो। उधर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पर भी श्रद्धालुओं की अगवानी के साथ ही उनकी फुल प्रूफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। इस साल अगर प्रशासन का माने तो जो बढ़ोतरी दी गई है, अगर आप जो फैसिलिटीज की बात करें, जो सुविधाएं यात्रियों को दी जाती हैं, उसमें काफी जो है इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 2 साल में। चाहे उनके रहने की जो जगह हो, टेंटिंग हो, एकोमोडेशन हो, या फिर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई है। लेकिन इस साल फिर एक बार जो है नजर रहेगी सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा जो है टेरर थ्रेट आसपास काफी बढ़ गया है। खासकर जम्मू में जो अचानक जो आतंकी गतिविधि बढ़ी है और हमने देखा है कि एक जो श्रद्धालुओं से बड़ी जो बस थी उस पर भी हमला हुआ रियासी में, तो उससे साफ ये बात होती है कि यात्रा पे भी जो है खतरा मंडरा रहा है और उसको देखते हुए जो सुरक्षा के प्रबंध हैं इस बार भी काफी ज्यादा जो है स्ट्रिंजेंट होंगे। सरकार के सूत्रों का माने तो दोनों रूट जो है, चाहे बालतल का रूट हो और चाहे ये पहलगाम का रूट हो, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक सुरक्षा का प्लान बनाया गया है। 52 दिन की अमरनाथ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 360 डिग्री का इंतजाम किया है। यही वजह है कि श्रद्धालु भी बेखौफ होकर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। साफ है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अमरनाथ यात्रा से जुड़ी तैयारियां कैसी हैं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, अशरफ वानी, वो देखिए। इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र 2 दिन बचे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर में यात्रा निवास के बाहर खड़े हैं। श्रीनगर में कई करोड़ की लागत से ये यात्रा निवास जो है अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए बनकर इसी साल तैयार हो गया है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों के रुकने की जो है व्यवस्था होगी। उसके साथ साथ जो ये सड़क आप देख रहे हैं, यही अमरनाथ यात्रियों का रास्ता होगा बालटल पहुँचने तक, और अगर हम उल्टी तरफ चलेंगे तो ये जो है यह रास्ता पहलगाम के बेस कैंप तक जाएगा। सुरक्षा के काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दरअसल ये जो सुरक्षा बल के वाहन हैं, ये इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। जितने भी श्रद्धालु जत्थे की शक्ल में 29 जून से जम्मू से रवाना होंगे, उन्हें बाज़ाब्ता कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से रवाना किया जाएगा, जिसमें उनके जो रोड ओपनिंग पार्टीज के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए फ्लैग कार्स और दूसरे वाहन और एम्बुलेंसेस हर अमरनाथ यात्रा या श्रद्धालुओं के उस काफिले के साथ चलते रहेंगे हाईवेज पे। जहां तक बेस कैंप के बाद जहां पर पैदल अमरनाथ यात्रा शुरू होती है,
पहलगाम के रास्ते से और बालटल के रास्ते से, वहां पर बेस कैंप्स की सुरक्षा सीआरपीएफ के पास और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास, जबकि यात्रा के अलग अलग इलाकों और पड़ावों पर भारतीय सेना के साथ साथ आईटीबीपी, एसएसबी और दूसरे सुरक्षा बल के जवान, बीएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। कुछ हफ्ते पहले जो जम्मू में अमरनाथ एक यात्रा से के श्रद्धालुओं की एक बस को निशाना बनाया गया था, उसके बाद सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में भी की गई। जम्मू कश्मीर में भी कई बैठकों का दौर चला और सुरक्षा एजेंसियों ने इस अमरनाथ यात्रा में पूरी और पुख्ता सुरक्षा देने की न सिर्फ इंतजाम किए हैं, बल्कि उसको सुनिश्चित करने के लिए सब तरह की तैयारियां की है। अब की बार अमरनाथ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जिस अंदाज से अब ये अमरनाथ यात्रा सरल हो गई है, सड़कें बेहतर की गई हैं, सुविधाएं अमरनाथ यात्रियों के लिए बढ़ाई गई हैं, उस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल अमरनाथ यात्रा में एक रिकॉर्ड तादाद में श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंचेंगे। बालटाल से माजिद फारूक के साथ अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से। देखिए, अगर आपको माता के दर्शन करने हैं, अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, तो अब एक और नई सेवा आपका इंतजार कर रही है। अब आप जम्मू से सीधे वैष्णो देवी तक पहुंच सकते हैं, वो भी महज 10 मिनटों के भीतर। यह संभव होगा हेलीकॉप्टर की उड़ान से। इस सेवा के लिए 2 तरह के पैकेज की व्यवस्था की गई है और एक दिन में 25 लोग इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। जम्मू से वैष्णो देवी भवन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा हुई शुरू। अब महज 10 मिनट में जम्मू से सीधा वैष्णो देवी पहुंच सकते हैं श्रद्धालु। मंगलवार को जम्मू से सीधा वैष्णो देवी के लिए यात्रियों के हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान भरी। जम्मू हवाई अड्डे से 2 हेलीकॉप्टर माता वैष्णो देवी धाम के पंछी हेलीपैड पर उतरे। दोनों हेलीकॉप्टर में सवार होकर 9 श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे, तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग समेत बाकी दूसरे अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से पहुंचे श्रद्धालुओं का स्वागत किया, उन्हें माता की चुनरी भेंट की। थोड़ी भी तकलीफ है, बच्चे हैं या बूढ़े हैं और जिनके पास समय की कमी होती है, उनके लिए सर्विस बहुत अच्छी है। जम्मू एयरपोर्ट से आपको सर्विस मिलती है और 10 मिनट में आप वैष्णो देवी माता के दरबार पहुंच जाते हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा लकी है जी, बिल्कुल पहली सर्विस ऊपर आए और पता कि नहीं लगा। और मेरे ख्याल जेडे सीनियर सिटीजन या किसी वजह करने टाइम की कमी है, बेटर है 11 बजे ऐसो तो चले। मैं सुनिया 5 बजे ने दोबारा छड्डी उड़ना। हाईली कंफर्टेबल और अच्छी सर्विस। यह हेलीकॉप्टर सेवा बोर्ड के अध्यक्ष और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर शुरू की गई है। निजी सर्विस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 उड़ानों के साथ शुरू किया गया है। इस सेवा के तहत हेलीकॉप्टर पंछी हेलीपैड पर श्रद्धालुओं को छोड़ेगा। वहां से भवन तक श्रद्धालु बैटरी कार से पहुंचेंगे और माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए उन्हें केबल कार से सफर तय करना होगा। इस हेलीकॉप्टर सेवा के लिए 2 तरह के पैकेज तय किए गए हैं। एक दिन का पैकेज 35,000 रुपए प्रति यात्री रखा गया है। इसमें श्रद्धालु सुबह दर्शन के लिए मंदिर जा सकेंगे और शाम को उसी उड़ान से वापस आ सकेंगे। इस पैकेज के तहत पंछी हेलीपैड से भवन तक बैटरी कार सेवा, माता के दर्शन और भैरव मंदिर तक रोपवे टिकट शामिल है। वहीं दूसरा पैकेज 60,000 रुपए प्रति यात्री रखा गया है, जिसमें यात्री अगले दिन वापसी करेंगे। दूसरे पैकेज के तहत पहले पैकेज में मिलने वाली सुविधाओं के अलावा श्रद्धालुओं के लिए रात भर रहने की व्यवस्था रहेगी। 3 बार खान पान के साथ ही विशेष श्रद्धा सुमन, विशेष पूजा आरती में शामिल होने की सुविधा भी मिलेगी। बहुत से हमारे यात्री खास करके जो दूर के इलाकों से आते हैं या विदेश से आते हैं, उनके के लिए समय की कमी होने की वजह से कई बार उनकी तरफ से ऐसा फीडबैक आया था कि जम्मू से भवन की डायरेक्ट हेली सेवा और जिसके अंदर दर्शन की सुविधा भी रहे, भैरव जी के दर्शन भी रहे और वापसी की सुविधा भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो, ताकि कम से कम समय में वो माता रानी के दर्शन कर वापस लौट सकें। उसी दिशा में माननीय अध्यक्ष महोदय की डायरेक्शंस पर हमने ये सेवा शुरू की है।
जम्मू हवाई अड्डे से माता वैष्णो देवी मंदिर तक नई हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं के समय की बचत तो होगी। इसके अलावा कटरा से भवन तक के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा है, जिसका एक तरफ का किराया 2100 रूपए, जबकि दोनों तरफ के लिए 4200 रूपए प्रति श्रद्धालु है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सबकी जो नजरें वो लोकसभा पर टिकी हुई हैं। आज लोकसभा स्पीकर के लिए मतदान होना है, यानी आज सदन में गठबंधन सरकार और इंडिया गठबंधन का पहला शक्ति प्रदर्शन है। एनडीए ने ओम बिरला को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है, तो इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को मैदान में उतारा है। इस बीच एनडीए उम्मीदवार को वाईएसआरसीपी और अकाली दल समर्थन दे रहा है। लोकसभा नतीजे आने के बाद ये पहली बार सरकार बना विपक्ष का इम्तिहान होने जा रहा है। एनडीए ने एक बार फिर से ओम बिरला पर दांव लगाया है, तो इंडिया गठबंधन ने 8 बार के सांसद के सुरेश पर पर्चा भरवाया है। मतलब स्पीकर का चयन वोटिंग के आधार पर होगा। वोटिंग गुप्त होगी, कौन किसी मतदान देने वाला है, और ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि थोड़े भी वोट यहां के वहां हुए तो नतीजा बिल्कुल उलट हो सकता है। दरअसल हमारी संसद नियमों और परंपराओं से चलती है। लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर भले ही आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो, लेकिन पिछले कई सालों से लोकसभा अध्यक्ष को लेकर फैसला सर्वसम्मति से होता आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब कब लोकसभा अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुए और इन चुनावों में क्या कुछ हुआ। साल 1952 में पहली लोकसभा के सांसदों ने मिलकर देश के लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया था। उस दौरान कांग्रेस की तरफ से जीवी मालवलंकर थे और उनके खिलाफ शंकर शांताराम मोरे उम्मीदवार बने। हालांकि ये चुनाव तो कांग्रेस के लिए मात्र एक औपचारिकता थी, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के पास बहुमत था। लेकिन उस चुनाव में रोचक बात यह थी कि विपक्ष के उम्मीदवार शंकर शांताराम मोरे ने खुद अपने विरोधी उम्मीदवार जीवी मावलंकर के पक्ष में मतदान किया था। लोकतांत्रिक इतिहास में एक मौका वो भी आया जब एक नेता को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र अध्यक्ष रहे जिन्होंने स्पीकर बनने के बाद अपने दल से औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। नीलम संजीव रेड्डी का मानना यह है कि अध्यक्ष पूरे सदन का होता है, वे किसी एक दल का नहीं होना चाहिए। ये मानते हुए उन्होंने राजनीतिक पार्टी ही छोड़ दी थी। दिलचस्प बात यह भी है कि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र लोकसभा स्पीकर रहे जिन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया। वहीं भारतीय संसदीय परंपरा में 11वीं लोकसभा का एक मौका वो भी आया जब विपक्ष के सांसद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। पूर्णा अगितोक संगमा वो सांसद थे जो विपक्षी पार्टी से होने के बावजूद भी स्पीकर बन गए। 1996 में लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। बात कुछ और खबरों की हो जाए कि दिल्ली एनसीआर वालों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है। मानसून अपने बुलेट रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत को राहत मिलने जा रही है और मानसून राजस्थान की सीमा तक पहुंच गया है। 27 जून तक मानसून की जो एंट्री है वो झालावाड़ बांसवाड़ा के रास्ते हो सकती है। मानसून की जो एंट्री है से उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में न केवल नमी बढ़ गई है बल्कि प्री मानसून गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं और इस बदले मौसम का जो असर है उत्तर भारत में देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। पहले के तापमान और अब के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिला है। मौसम विभाग की माने तो 29 जून तक मानसून जो है दिल्ली तक पहुंच जाएगा। देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस प्रकार से अब प्रॉपर मानसून का जो दस्तक है, जो एंट्री है वो हो चुकी है और तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में जो इंतजार है मानसून का वो बेसब्री से किया जा रहा है। आपको पूर्वोत्तर की बात हो या फिर दिल्ली से लेकर तमाम अलग स्टेट्स में हम आपको अगर बात करें अलग अलग तस्वीरों की तो आप देखेंगे कि हल्की फुहारों के साथ पिछले कुछ दिनों से बारिश का जो मौसम है वो अपनी दस्तक दे रहा है और नमी लगातार बनी हुई है और पारा जो है लुढ़का है। बुलेट की रफ्तार से बढ़ रहे मानसून के ताजा अपडेट की बात करें तो राजस्थान से होते हुए मानसून की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। यूपी के कई इलाकों में बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखें अगर हम बुंदेलखंड के रास्ते मानसून ने एंट्री की है। बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है। वहीं राजस्थान में भी मानसून पहुंच गया है। 50 डिग्री की मार झेल रहे लोगों के लिए मानसून बड़ी राहत लेकर आया है। तापमान करीब 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही मानसून से लोगों को राहत मिलने वाली है।
वहीं देखिए गुजरात के कुछ और हिस्सों तक मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और गुजरात में मानसून की बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। मानसून से मध्य प्रदेश के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं देख लीजिए बिहार और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों को मानसून का इंतजार बेसब्री से है, लेकिन प्री मानसून एक्टिविटीज जो है शुरू हो चुकी है। प्री और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो बारिश अलर्ट का है। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 27 तारीख यानी कि कल से उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की ओर से 28 तारीख को पंजाब और हरियाणा में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक 29 जून तक मानसून दिल्ली पहुंच जाएगा। 45 डिग्री के तापमान से दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद अब जताई जा रही है। बिल्कुल भारी बारिश के बीच आपको एक खबर सावधान करने वाली जो है वो बता देते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश के नाहन में नेशनल हाईवे पर पहाड़ टूट कर गिर गया। ये लैंडस्लाइड पांवटा हाटकोटी के पास हुआ है और जहां सड़क के दोनों ओर यात्री फंस चुके हैं, इसमें अधिकतर टूरिस्ट है। ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतिए। पहले मौसम का मिजाज देख लीजिए। ये इस प्रकार की जो लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं उससे पहले सावधान हो जाइए। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। बिल्कुल देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।